नाज़रीन, बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से और मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर के हवाले से। इस पर बड़ा इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। क्या पाकिस्तान क्रिप्टो, AI और IT के शोबे में आगे बढ़ रहा है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अली सलमान साहब मौजूद हैं। मुज़म्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अली सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुज़म्मिल साहब, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम अली सलमान साहब। अली सलमान साहब, ये जो हमने क्रिप्टो में आगे बढ़े हैं, क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है पाकिस्तान के क्रिप्टो का आपको? मुजम्मिल साहब, पाकिस्तान में जैसे हमारे इल्म में है कि अब 4 करोड़ से ज़्यादा सार्फिन क्रिप्टो करेंसी के मौजूद हैं। और इससे पहले कि पाकिस्तान में ये रेगुलेटेड करेंसी नहीं थी, और अब भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बन गए हैं, जिसकी वजह से क्रिप्टो की काउंसिल बन गई है, क्रिप्टो के मुतालिक अब नए कवानीन बन गए हैं। तो ट्रेडिंग के हवाले से और मार्केट में पार्टिसिपेशन के हवाले से अच्छा फ्यूचर है। ख़ास तौर पर चूंकि पाकिस्तान में बहुत फ्रीलांसर्स भी मौजूद हैं, और अगर हम ये देखें कि फ्रीलांसर्स के लिए ग्लोबल पेमेंट गेटवेज की सहूलियात हिस्टोरिकली लिमिटेड रही हैं, तो इस लिहाज से क्रिप्टो एक अच्छी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन ऑब्वियसली क्रिप्टो बजाते खुद एक करेंसी है। जिस तरह कोई भी और करेंसी है, इसका एक मीडियम है, इसका एक बेनिफिट्स हैं। मगर इसकी अंदर एक चूंकि अभी कोई सेंट्रल बैंक से बैंकिंग नहीं होती है इसकी, तो इसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो हम अपना इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से देखें, तो उसमें हमें फंडामेंटल्स के ऊपर ज़्यादा आई थिंक बात करनी चाहिए। जहां तक क्रिप्टो करेंसी का ताल्लुक है, वो एक ऑप्शन के तौर पर हमें ओपन रखना चाहिए। साथ ही हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसे एलिमेंट्स बहुत हैं जो इस प्लेटफॉर्म को मिसयूज भी कर रहे हैं। फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस की खबरें आ रही हैं। तो ये भी आई थिंक अवाम उन्नास को भी बहुत सोच समझ के ऐसे भी किसी भी जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोर इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से भी बचे। तो ये दोनों पहलू हमें देखने पड़ेंगे। अच्छा, अब बिकॉज जरा चैलेंजेस आ आर देयर। जाते हैं। हमने देखा इंडिया ने पहले एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंग्लैंड के साथ किया, यूरोपियन अब उसने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट EU के साथ किया, जिसका पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर पर बहुत इम्पैक्ट आया। और हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ने कल 4 रुपये बिजली सस्ती की और कुछ 3% टैक्सेस कम किए। आपको लगता है इज दिस एनफ? हम कंपेटिटिव हो जाएंगे या हम कंपेटिटिव अभी भी नहीं है? ये एक कंपटीशन का हम एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं EU और इंडिया के साथ। जो हमने FTA साइन, जो इंडिया ने और यूरोप EU ने जो FTA साइन किया है, ये काफी सालों से प्रोसेस में था। पिछले तकरीबन 10 सालों से निगोसिएशन चल रही हैं, और अब ये जाकर मुकम्मल हुआ है। आप इसके लिए हमें यकीनन फिक्रमंद होने की जरूरत है, क्योंकि हमारी दोनों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों की जो इस वक्त एक्सपोर्ट थी EU की टेक्सटाइल के अंदर, वो तकरीबन बराबर थी। वो 7-8 बिलियन डॉलर के करीब थी। अब ये हुआ ये है कि इंडिया को जो तमाम ड्यूटीज तो जीरो हो गई हैं, और पाकिस्तान के लिए जो है 66% तक मार्केट अवेलेबल है जिसमें जीरो ड्यूटी है। बाकी पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी आयद है पहले से। तो ये एक बड़ा गैप है। लेकिन जो इंडस्ट्री के जरा ये कह रहे हैं कि वैल्यू एडेड सेगमेंट में पाकिस्तान की कदम मजबूत है, पाकिस्तान के पास मार्केट की एक्सेस मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर तो नहीं, लेकिन आगे चलकर हमें कंपेटिटिवनेस को ज़्यादा देखना पड़ेगा। और जो हुकूमत ने अनाउंसमेंट्स की हैं, ये एक हद तक उसको ज़रूर कंपनसेट करेगी, लेकिन अभी एनर्जी प्राइसेस में ज़्यादा गैप है, टैक्सेशन के अंदर ज़्यादा गैप है। फिर हमारी प्रोडक्टिविटी, सबसे इम्पोर्टेंट ये मुजम्मिल साहब के प्रोडक्टिविटी में गैप्स हमारे मौजूद हैं। ये लॉन्ग टर्म गैप्स हैं जो इस तरह के शॉर्ट टर्म मेजर से पूरे नहीं होंगे। नहीं तो जो जिस तरह के फ्री ट्रेड, हमारे पास भी तो यूरोपियन यूनियन का GSP+ था। GSP+ और जो इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, हमारे पास पिछले 10 सालों से GSP+ की फैसिलिटी हासिल है। और इस फैसिलिटी के तहत हमारी कोई तकरीबन 66% ऑफ एक्सपोर्ट जो EU जा रही हैं, उस पे जीरो ड्यूटी है। जब आप किसी मुल्क से FTA कर लेते हैं, तो वो 100% जीरो ड्यूटी हो जाती है, और वो दो तरफा प्रोसेस है। यानी अगर हमारा यूरोप से FTA हो, तो हम बिल्कुल ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करेंगे, और यूरोप की भी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में आएंगी। दो तरफा है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। FTA एक टोटली डिफरेंट बॉल गेम है, और ये सिर्फ टेक्सटाइल तक फोकस नहीं है ऑब्वियसली,
ये उसमें तमाम प्रोडक्ट्स और तमाम आपकी जो इंडस्ट्री है वो शामिल हो जाती है। तो एक बड़ा मेजर गेम चेंजर है हमारे रीजन के अंदर। और यकीनन इससे इंडिया की मईशत को और ग्लोबल, क्योंकि अब ये इंडिया और ईयू का जो हुआ है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन बन गया है। 2 बिलियन आबादी के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया एक लोअर मिडिल या मिडिल इनकम है, और यूरोप जाहिर हाई इनकम कंट्री में उसमें रीजन में आता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा एफटीए रीजन बन गया है। अच्छा, नहीं, जो इंडिया पर टैरिफ्स हैं यूएस से, क्या इंडियन इकॉनमी ईयू के इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से उसको कॉम्पनसेट कर लेगी अपना गैप, या नहीं कर सकेगी? जी, उसमें ये बड़ा अहम चीज है। इसमें देखना ही पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये ऑलरेडी जब यूएस ने इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ्स लगाए, ऑलरेडी ट्रेड डाइवर्जन की तरफ बात जा रही थी। यानी कि जो अमेरिका, जो यूएस, इंडिया की जो एक्सपोर्ट थी वो यूएस के बजाय वो ईयू की तरफ और दूसरी मार्केट्स में शिफ्ट होना शुरू हो गई थी। अब ये जो गैप आ रहा था टैरिफ्स की वजह से, हाई टैरिफ्स की वजह से, वो इंडिया के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी होगी, और वो मेरा ख्याल है कि उसकी कंपनसेशन हो सकेगी। लेकिन ये फॉरेन नहीं होता, ज़ाहिर मार्केट्स की कॉन्ट्रैक्ट्स बने होते हैं, वैल्यू चेन एस्टैब्लिश होती हैं, सो इट विल टेक सम टाइम। और क्या पाकिस्तान को जो टैरिफ का एडवांटेज इस वक्त यूएस में हासिल है, हम उसको अपने ईयू लॉस से कॉम्पनसेट कर लेंगे? पाकिस्तान के लिए दोनों मार्केट्स बहुत अहम है, यूरोप की मार्केट भी और यूएस की मार्केट भी। पाकिस्तान का जो नेट एडवांटेज है वो इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा था अगर हम यूएस की मार्केट को देखें। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो लोकल प्रोडक्शन बेस है, हमारी चूंकि फैक्ट्रीज अनफॉर्चुनेटली बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल की बहुत सारी फैक्ट्रीज इस वक्त बंद हो चुकी हैं प्रोडक्शन कॉस्ट की ज़्यादा होने की वजह से। अगरचे हमारी मार्केट एक्सेस हमें बेहतर मिली है, लेकिन हमारी सप्लाई साइड पे कंस्ट्रेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हम फौरी तौर पर इसका फायदा, इस गैप का फायदा उठा सकेंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन साइड, हमारी एनर्जी साइड, हमारी लेबर साइड इस वक्त कंस्ट्रेंट्स का शिकार है। कुछ लोग कह रहे हैं हमारा टेक्सटाइल शिफ्ट हो रहा है, इजिप्ट शिफ्ट हो रहा है, और कह रहे हैं इजिप्ट जा रही है हमारी टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा। देखिए, उसके अंदर ये हुआ है कि कुछ बड़ी फर्म्स ने डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन मेरा ख्याल है ये तासुर दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का एक मेजर लीडिंग एक्सपोर्टिंग फर्म है जिसने अभी हाल ही में, उसके बाद को भी 1-1.5 साल हो गया है, एक एडिशनल यूनिट इस्टेब्लिश किया है इजिप्ट में। मगर उन्होंने अपनी जो पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटी है उसको बंद नहीं किया है, पाकिस्तान के अंदर से भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और चूंकि हमारे कॉटन का बड़ा एक मसला पैदा हो चुका है, तो उसकी वजह से अगर वो कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं तो इजिप्शियन कॉटन और इजिप्ट के रिसोर्सेज हैं, उससे फायदा उठाते हुए पाकिस्तान के कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने अपने आप को एक्सपैंड किया है। तो मैं इसको एक पॉजिटिव समझता हूँ स्टेप है। पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस को दुनिया के बाहर भी जाकर अपने कदम जमाने चाहिए, क्योंकि इसी से आपकी मार्केट भी बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट साइज भी बढ़ता है, और आपकी मार्केट, आपकी ब्रांडिंग में भी इजाफा होता है। तो इसमें हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि अगर मार्केट्स में कोई मेजर शिफ्ट हो, अगर हम ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर फर्म्स, फैक्ट्रीज जो बंद हो रही हैं, स्पेशली जो मीडियम स्केल की फर्म्स हैं, अगर वो शिफ्ट करती हैं तो उसमें प्रॉब्लम यकीनन हमारे लिए होगा। आखिर में आपसे, पाकिस्तान की इकॉनमी की जो इस वक्त ग्रोथ है, कुछ लोग कह रहे हैं 4% तक इस साल हो जाएगी, रिजर्व्स भी कोई 21 बिलियन से ऊपर जा रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? इज इट सस्टेनेबल, या अभी आप समझते हैं देयर आर गैप्स मौजूद हैं? देखें, जो पाकिस्तान का जो ग्रोथ जो हमारी है वो इस वक्त, जो हुकूमत ने नंबर्स दिए हैं वो रिवाइज नंबर्स तो 3.71 के नंबर्स दिए हैं अभी तक जो नंबर्स आए हैं। आगे का में जो फ्यूचर के आउटलुक के बारे में अभी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस मौजूद है। IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक के नंबर्स डिफरेंट हैं, लेकिन ऑन एवरेज हम 3.5% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3.5% एक लिहाज से बेहतर है, क्योंकि हमारी जो पिछली एवरेज ग्रोथ रही है पिछले 7-8 सालों में, एवरेज एनुअल ग्रोथ वो हार्डली 2.5% रही है अगर आप उसको एवरेज कर लें। उसके मुकाबले में ये थोड़ा सा बेहतर ज़रूर है, मगर उसके अंदर एक हमें जो एडवांटेज लग रहा है इस वक्त वो ये है कि पाकिस्तान का
इंपोर्ट कवरेज, हमारी जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं जिससे आपने बताया, वो तकरीबन इस वक्त 3 महीने के बराबर हैं। तो ये एक थ्रेशोल्ड होता है कि स्टेबिलिटी के लिए कि आप कितने महीनों का इंपोर्ट कवर कर सकते हैं। उस लिहाज से एक अच्छी अच्छी चीज़ है और हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी की उम्मीद नजर आती है। आइंदा आने वाले 1 साल के अंदर आई थिंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम नए एवेन्यूज़ में, जैसे हमने माइंस एंड मिनरल्स की बात काफ़ी अच्छे से सुन रहे हैं, आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, इस तरह के सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, चाहे वो डोमेस्टिक हो या एफडीआई हो। तो उसकी मदद से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा बेहतर होते हुए देखेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान साहब।